आज सुनते हैं गृह प्रवेश, मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखी एक खूबसूरत कहानी, दिल छू जाएगी। जैसा आप कहें जीजी, पर एक बात पूछनी है, बहू का स्वागत गेस्ट हाउस से करें या घर में? वृंदा के कहते ही उसकी नंद रमोला खींच के साथ बोली, उफ भाभी, आप भी ना, रही निरी बेवकूफ बॉडम। अरे गेस्ट हाउस की बुकिंग परसों सुबह तक है, सारे मेहमान यहीं रुके हैं, तो जाहिर है बहू का स्वागत यहीं पर करोगी। यहाँ कल शाम तक हम यहाँ बहू को लेकर घर जाएंगे। घर पूरा फैला हुआ है, तुम सुबह घर चली जाना, साफ सफाई करके रखना, सब व्यवस्था देख लेना। अब चलो कुआं पूजने की रस्म शुरू करो। रमोला के आदेश के साथ ही कुआं पूजने की रस्म आरंभ हो गई। कुआं पूजन उत्तर प्रदेश की एक अहम रस्म है। यह रस्म बारात की रवानगी से ठीक पहले होती है। इस रस्म में बेटा माँ के आंचल को पकड़कर दिलासा देता है कि वह इस आंचल का सदा मान रखेगा। सांकेतिक रूप से वह अपनी नवविवाहिता के आने के बाद भी अपनी माँ का ख्याल रखने का वचन देता है। यह एक भावुक पल होता है। ऐसे में माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाते हैं। शांतनु से भी अपनी माँ को गले लगाने के लिए बोला गया तो वह कुछ असहज सा हो गया और वृंदा भी सकुचा गई। तो रवीश बोले, अरे गले लगेगा तो सूट खराब हो जाएगा। यह सुनकर बेटे को गले लगाने को उत्सुक वृंदा ठिठक गई। चारों ओर देखा तो लोगों की उपहास भरी नजरें नजरअंदाज करते हुए मुस्कुरा पड़ी। उसका मन आज बोड़म, झल्ली, बेवकूफ जैसे शब्दों पर टिक नहीं पा रहा था। आज तो उमंग उल्लास का दिन था। इकलौते बेटे की शादी के दिन वह उड़ी उड़ी फिर रही थी। तभी तो उसका ध्यान फूल कर कुप्पा हो गए पांव पर भी नहीं जा रहा था। क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी करो, अपनी माँ का आशीर्वाद लो। वृंदा की चचेरी बहन अंजना शांतनु से बोली तो वह वृंदा के पैरों की ओर झुका। वृंदा का जी किया कि उसे सीने से चिपका ले, पर उसकी पोशाक और पगड़ी बिगड़ न जाए, उसके गोरे दमकते चेहरे पर उसकी छाप न लग जाए, इस भय से वह हिम्मत न कर पाई। तभी अंजना ने शांतनु के पिता की ओर देखते हुए धीमे से कहा, अरे जीजा जी, क्या वृंदा दीदी अकेली रहेगी? बारात में वह भी चलती तो? यह सुनकर रवीश हंसकर बोला, हुलिया देख रही हो अपनी दीदी का? आज बेटे की शादी में भी ऐसी दाग धब्बों भरी साड़ी पहनी है। वैसे अच्छा ही है, हम इन्हें बनारसी साड़ी पहना भी दें तो काम के चलते उसका भी सत्यानाश ये कर देगी। अब बहू के आने पर जरा ढंग से तैयार हो जाना भाई। वहां बारात के साथ जाकर ये क्या करेगी? वहां बेटे की ससुराल में कोई बौड़म पना कर दिया तो हम कहे बिना हम रह नहीं सकेंगे, फिर आप सब हमें दोष देंगे। अरे चल बेटा, तू क्या सोच रहा है, गाड़ी में बैठ चल के। पिता की बात खत्म होने से पहले ही शांतनु गाड़ी में जा बैठा। रवीश अपनी बहन रमोला के साथ उसकी बगल में बैठ गए। एक एक करके सब निकल गए और घर पर रह गई अकेली वृंदा। बारात को विदा होते देख वृंदा के मन में एक कसक सी उठी। काश उसकी तरफ से शांतनु ही बोल देता कि शादी में मां की उपस्थिति अपरिहार्य है, पर अगले ही पल मन की कसक निकाल फेंकी। शांतनु वैसे भी कहाँ ज्यादा बोलता है, उसका संकोची बेटा अक्सर तटस्थ रहता है, बेटे होते ही ऐसे हैं। वो सहसा मुस्कुराती हुई बुदबुदाई, सही भी तो है, शादी की तैयारियों में वह ऐसा डूबी कि कपड़ों लत्तों का जरा भी होश ही नहीं रहा। दिन के प्रत्येक प्रहर में चलने वाले रीति रिवाज रस्मों की तैयारियों में इधर से उधर भागती ही रही। रह रहकर वृंदा की गुहार हर तरफ से आई, ये तो सौभाग्य है, मेरे बेटे की शादी का सौभाग्य। बेटे की शादी में माँ काम न करेगी तो कौन काम करेगा? बारात विदा हो गई, कल बहू आ जाएगी। जो मैं बारात के लिए चल पड़ती तो बहू के स्वागत की तैयारियां कौन करता? अरे तुम अकेले क्या बड़बड़ा रही हो बहुरिया? सहसा घर की पुरानी नौकरानी ने टोका तो वह हंसकर धरा उठाई में जुट गई। धनिया चिंतित सी बोली, बहुरिया, नई बहू के आने पर भी तुम ऐसे ही डांटी जाओगी? काहे नहीं थोड़ा बन ठन कर रहती हो? शादी का घर है, पर देखो कैसी सादी सूती धोती पहने टहल रही हो। तो क्या करती धनिया काकी, जो पहन ओढ़ लेती तो घर भर का काम कौन देखता? अपनी बात के जवाब में यह सुनकर धनिया काकी मुंह बिसूरती हुई बोली, अरे जाओ बहुरिया, ऐसा भी क्या काज जाकी चिंता में अपना जरा भी बनाव सिंगार पर भी ध्यान न धरा? भगवान ने जो रंग रूप तुम्हें दिया है सो दिया है, कम से कम ओढ़े पहने तो सबके मन को भाओ।
सरल सहज काकी सहजता से कटु सत्य कह गई तो वह मुस्कुरा पड़ी। अपने रंग रूप पर ऐसी टिप्पणियां वह अक्सर सुनती है। शांतनु की सगाई के दिन रमोला जीजी बोली थी, चलो शांतनु की बहू गोरी और सुंदर है, कम से कम पीढ़ी तो बदलेगी। ये तो कहो शांतनु ने पिता का रूप पाया है, जो अपनी माँ के पड़ जाता तो जैसी संभावनाओं पर हंसी के छींटे बिखर गए। उस दिन उसकी सूखी आंखें और सूख गई। रूप रंग पर हुआ कटाक्ष सदा ही उसके हृदय को बींधते रहते हैं। अक्सर दर्पण निहारते हुए वह सोचती, जो उसकी माँ के पास पुश्तैनी जमीन जायदाद न होती तो उसका क्या होता। बिन ब्याही रह जाती तो कंटीले रिश्तों के बीच गुलाब से शांतनु को कैसे सहलाती, शांतनु को कैसे पाती। कौन अपनी तोतली भाषा में पूछता, माँ परी क्या होती है, और वह पुचकार कर किससे कहती, नारे लल्ला ये परीवरी कुछ नहीं होती, परी सा सुंदर होना मतलब बहुत सुंदर। तुम झूठी हो, एक तरफ कहती हो परी जैसा सुंदर, फिर बोलती हो परी होती ही नहीं है। परी होती है माँ, उसके पास एक जादू की छड़ी होती है। मुझे मिलेगी तो मैं तुम्हें शीतल आंटी जैसा सुंदर बना दूंगा। शांतनु कहता तो वह चिढ़ जाती, फिर उसे सीने से लगाकर रुलाई जब्त करती तो नन्हा शांतनु सहम जाता। उसे लगता माँ झूठी शब्द से आहत हो गई है। उस वक्त शांतनु कुछ देर के लिए चुप हो जाता। परी के अस्तित्व पर उसका विश्वास न डगमगाता। रमोला बुआ, पापा, दादी सब शीतल आंटी को परी मानते हैं, बस एक उसकी माँ ही उसे परी नहीं मानती। भाभी ये लो आरती की थाली। धनिया के स्वर ने उसे मानो तंद्रा से खींचा। आरती की थाली में हल्दी कुमकुम के साथ दिया रख दिया गया। और क्या रखना चाहिए था, कुछ छूट गया तो कहीं बेवजह वह बौड़म बेवकूफ से नवाजी न जाए। यह सोचकर वह अपनी तैयारी का अवलोकन करने लगी। मिठाई, हाँ मीठे में क्या रखूं। वर वधू को मिठाई खिलाएंगे तो मीठा उनकी पसंद का होना चाहिए। वह मिठाई के डब्बे में लगी रंग बिरंगी मिठाइयां देखकर फिर अतीत में खो गई। मम्मी परी को अच्छा अच्छा खाना देती है ना। शांतनु शीरा की कटोरी को उंगलियों से चाटता और कहता तो वे समझाती, ना बेटा ये सब कहानियां हैं, वास्तव में परी होती ही नहीं। वृंदा उसे महापुरुषों की कहानियां सुनाती, पर उसे तो दादी और रमोला बुआ द्वारा सुनाई परियों का तिलस्म लुभाता। वृंदा के मुख पर कोमल स्नेहसिक्त हंसी आई। नन्हा शांतनु अब बड़ा हो गया है। परियों को खोजने वाला बेटा कल सचमुच ही परी लेकर आएगा। उसके हाथ तेजी से धरा उठाई में लग गए। भाभी तुम थोड़ा सो लो, धनिया काकी कह रही थी, पर वह उन्हें कैसे समझाए कि आज तो नींद कोसों दूर है। उसका बेटा दूल्हा बना क्या कर रहा होगा, शायद जयमाला का समय हो। उसकी बहू कैसी लग रही होगी, गुलाबी जोड़ा होगा या फिर लाल जोड़े में सजी होगी, कितनी सुंदर दिखती होगी। शांतनु बचपन में जितना मुखर था, बड़े होते होते उतना ही अंतर्मुखी हो गया। सुना है उसकी दुल्हन बड़ी मुखर है। उसकी निश्चल मुस्कुराहट और बातों ने शांतनु का दिल जीत लिया था। रूप की भी वह धनी है। उसका संकोची बेटा अपनी दुल्हन को सबके बीच चोरी चोरी देखता होगा। माँ तुम ब्यूटी पार्लर जाया करो, सुनते हैं ब्यूटी पार्लर जाने से लोग सुंदर होते हैं। उसे शांतनु का बचपन फिर याद आ गया। साथ ही याद आए अपने पति के व्यंग बाण। तुम्हारी मम्मी को कोई पार्लर सुंदर नहीं बना पाएगा, जैसी है वैसी ही रहने दे। पार्लर की जिद छोड़ दे बेटा। रवीश हंसते और उनका कहा खंजर बनकर सीने में धंसा चुभता और देर तक रिसता, पर जवाब देने का उसे समय ही नहीं रहता। प्रतिक्रिया देने को वह खाली कब रहती। ढेर सारी जिम्मेदारियों के बीच घिरी वह अपने रंग रूप पर किए आक्षेप सुनकर मौन धारण किए रहती। शांतनु की रमोला बुआ यदा कदा आती तो शुरू होती उसकी फैंटासी, जिसमें परियां बढ़िया बढ़िया खाने को देती, पहनने को देती। वह कहानियों में उन परियों के साथ सुंदर नगरी की सैर करता। वह कल्पना के परों में बैठकर कभी जादू की छड़ी घुमाता तो कभी परी सर हिलाकर उसके सामने सब हाजिर करती। इस आत्म सुख को वृंदा उससे हमेशा परी नहीं होती यह कहकर छीनती आई है। फिर समय आया जब लाख छिपाने के बावजूद कुछ दबी ढकी बातें शांतनु के सामने आई। उसे पता चला कि उसके पापा परी से रोजाना रूबरू होते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और कभी कभार तो एक दो रातें भी। वह यह भी समझने लगा कि जब पापा परी के पास होते तो मम्मी छिप छिप कर रोती हैं।
आखिरकार बचपन जाते जाते शांतनु को सिखा गया कि वाकई परी नहीं होती। तभी शायद वे जरूरत से ज्यादा गंभीर हो गया। अपने काम से काम रखने वाला शांतनु सदा शांत रहा। यह सही है कि वह कभी अपनी मां के पक्ष में नहीं बोला, पर यह भी सच है कि वह अपने पापा, बुआ, दादी की तरह असंवेदनशील न बना। उसने रूप रंग को कभी निशाना न बनाया। यह बात क्या कम राहत की थी? भाभी, अभी क्या हो रहा होगा? बारात का नाच गाना खत्म हो गया होगा। कहो, खाना पीना चल रहा होगा। ब्याह का मुहूर्त हो गया है। अब तो दूल्हा दुल्हन मंडप के नीचे आ गए होंगे। क्यों? धनिया काकी के कौतूहल को देख एकाएक वृंदा फिर वर्तमान में आई। कल्पना में ही मंडप के नीचे बेटे को फेरे लेते तो कभी कोहबर में देखती झपकियां लेने लगी कि तभी रमोला जीजी का फोन आया। वृंदा, तुम मजे से सो रही हो और यहां तुम्हारे लाडले ने नई जिद शुरू कर दी है। कहता है नई बहू सीधा घर जाएगी। यह सुनकर वृंदा हड़बड़ाकर बोली, पर जीजी, अब घर कैसे? परवर छोड़ो, एक गाड़ी भेज रहे हैं, तुम उसी में बैठकर घर जाओ और सब तैयारी करो। हम घंटे 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। बदन में पोर पोर दर्द होने के बावजूद उसने किसी तरह दौड़ दौड़कर आरती की थाली, न्योछावर, मंगल कलश कार में धरवाया। घर पहुंची तो अस्त व्यस्त बिखरा घर समेटा। बैठक से लेकर बेडरूम तक जितना हो सका संवारा। सारी व्यवस्था संभालने के बाद चौड़े से मिट्टी के पात्र में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उसमें जल भरा और फिर द्वार पर रख दिए लगाए। आते ही होंगे, सब आते ही होंगे। इस मंत्र उच्चारण के साथ जल्दी से शीरा बनाया। देशी घी की महक पूरे घर में फैल गई थी। मिठाई के डब्बे तो हड़बड़ी में गेस्ट हाउस में भी छूट गए थे। सो नई बहू का मुंह मीठा कराने के लिए शीरा ही जल्दी से घर में बन सकता था। शीरा शांतनु को पसंद भी बहुत था। गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रमोला जीजी नव दंपति को बाहर रुकने की हिदायत देकर भीतर आई तो देखा घर की व्यवस्था संभालने में व्यस्त वृंदा साड़ी बदलना ही भूल गई। वृंदा का हुलिया देखकर रवीश की त्योरियां चढ़ गई। वह आरती की थाली लिए सकुचाती आई। डबे ढके शब्दों में तंस कसती रमोला जीजी सहसा रुकी। शांतनु कह रहा था, माही, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें परी से मिलवाऊंगा। तो ये है मेरी माँ। वृंदा का जी हलक में अटक गया जब उसने अपनी ओर इशारा करते हुए शांतनु को देखा। वह सिहर गई और सब स्तब्ध रह गए। कभी न बोलने वाला बेटा आज बोल रहा था, माँ, कुआं पूजन के समय रस्म के मुताबिक मुझे आपके गले लगना था, पर मैं गले नहीं लगा। जानती हो क्यों? ऐसा करता तो सब्र का बांध टूट जाता। ये क्या कह रहा है बावले? रमोला जीजी कुछ कहने को हुई, पर उसने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। वृंदा हैरान थी, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। शांतनु कह रहा था, माँ, तुमने बचपन में मुझसे झूठ बोला कि परी नहीं होती, जबकि तुम थी। मेरी हर खुशी का ध्यान तुमने सबसे पहले रखा। मेरे बोलने से पहले तुम मेरी पसंद का खाना मेरे सामने रखती, मेरे कपड़े धोती, प्रेस करती। मैं कब क्या पहनना पसंद करता हूँ, क्या खाता हूँ, ये तुम जानती हो। मेरे स्कूल का होमवर्क, मेरी सारी जरूरतों पर तुम ध्यान रखती। ये सब तो एक परी ही कर सकती है ना माँ। फिर भी तुम कहती रही कि परी नहीं होती। वृंदा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। शब्द गले में फंसे थे। पर शांतनु अभी बोल रहा था, मैं नादान, बड़े होने पर समझा परी काल्पनिक होती है, पर माँ ये समझने में वक्त लगा कि तुम तो प्रत्यक्षा थी। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए असहज माँ के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। तब तो और भी अजीब स्थिति हुई जब नई बहू ने गले लगकर कहा, मम्मी जी, आपके बारे में इनके मुंह से मैंने बहुत सुना। मैं तो बहुत खुश हूं आपको माँ के रूप में पाकर। यह सुनकर मंत्र मुग्ध सी अपनी नवविवाहिता को ताकता शांतनु बोला, थैंक्स। जो तुम मुझे हिम्मत न दिलाती तो मैं आज भी अपनी माँ से ये सब न कह पाता। यह सुनकर वह शरारत से बोली, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। लोगों की सुगबुगाहटों ने और उनके विस्मयाजनित भावों से बेपरवाह व इत्मीनान से रमोला, रवीश और वृंदा की उठती गिरती पलकों को देखे कहे जा रही थी, मैं तो इनसे कब से कह रही हूं कि आपके प्रति जो भावनाएं हैं वो जाहिर कर दें, पर ये कहते थे कि हिम्मत नहीं है। कहते हुए उसने मनमोहक अदा से शांतनु को देखा
और शांतनु ने अपनी जान चुपके से अपनी दोनों पलकें झपकाकर नवविवाहिता पत्नी को कृतज्ञता ज्ञापित कर दी। वाकई एक परी ने उसके बेटे को बदल दिया। इस विचार के साथ वृंदा मुस्कुरा पड़ी। रमोला जीजी कुछ कहती उससे पहले ही वृंदा की चचेरी बहन अंजना बोल पड़ी, भाई बधाई हो, इस घर में आज हमारी वृंदा का सास के रूप में जन्म हुआ है। रमोला रवीश स्याह चेहरा लिए वक्त की नजाकत समझकर हंसी के संवेद स्वर में सहयोग कर आरती की रस्म करवाती रमोला दीदी जीजी से बोली, अब क्या सारी बातें यही होंगी वृंदा? तुम तो भाई वाकई भाग्यशाली हो जो ऐसे बेटे बहू मिले। आरती की लौ को आंखों से लगाती हुई माही बोल पड़ी, भाग्यशाली तो मैं हूं जो ऐसी सासू मां मिली। कहते हुए वह सावधानी पूर्वक कलश को पांव से गिराने लगी। बिखरे धान देखकर सहसा प्रतीत हुआ मानो घर की लक्ष्मी वृंदा के अस्तित्व और उसकी गरिमा के साथ गृह प्रवेश ले रही है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खूबसूरत दिल छू जाने वाली कहानी गृह प्रवेश? उम्मीद है पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ, निकाल के उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।